तो आपने जो है इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसका ये पार्ट 2 है। वो वीडियो बीच में ही एक प्रकार से बात की जाए सेशन समाप्त हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था। और यह वीडियो जो है आपका उसका पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हमने आपके सामने क्या बताया था कि खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभ डोले मधुबाल। उसमें हमने सबसे पहले बता दूं कि उसमें हमने एक व्याख्या खंड देख लिया था कि और देखा जब वह मतलब कि वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में से लिपटा घनश्याम हृदय की अनुकृत बाहु उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडित जो शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसकी व्याख्या हमने देख ली थी, ठीक। और ये सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने उस वीडियो में देख लिए थे। तो ये हो गया था। अब आपका केवल ये थोड़ा सा बचा हुआ था, जो कि एक प्रकार से वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए जो है वो नहीं हो पाई। अब यहाँ पर उसकी जो है एक प्रकार से उसके आगे की वीडियो ये है, यहाँ से शुरू होना था, ठीक है। कि खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभ डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया यह स्वर्गिक गाना, ठीक। इसकी व्याख्या देखो आप सभी लोग। प्रसंग हमने आपको संदर्भ बता ही दिया था। संदर्भ क्या है इसका? संदर्भ है कि जो है आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता से ग्रहण की गई है। आप प्रसंग में क्या लिखे होंगे कि इन पंक्तियों में प्रातःकाल के समय सूर्योदय होता है, उसी समय संसार में प्राणियों के कार्य व्यापारों का सुंदर चित्रण किया गया है। चूँकि होता क्या कि जब रात का घना अंधेरा छाया रहता है तब तक कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ता, सब कुछ अदृश्य रहता है। फिर ज्यों-ज्यों सुबह होती है त्यों-त्यों प्रकाश में सब कुछ दृश्यमान होने लगता है। जैसे निराकार अथवा अदृश्यमान के गर्भ से विविध नाम जो है रूपात्मक सृष्टि से उदय हो रहा होता है। रात के समय थोड़े मतलब पेड़ की जो पत्तियाँ अपनी टहनियों पर झुकी हुई थीं, वे सुबह के आलोक में धीरे-धीरे खड़ी होने लगती हैं। और जो वायु शांत और स्तब्ध थी, उसमें क्या होने लगते हैं? उसमें भी सने-सने गतिशीलता आने लगती है, ठीक है। हवा धीरे-धीरे बहने लगती है। सूर्यास्त के पश्चात फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं संकुचित हो जाती हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। क्या होता है जब सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय की सूचना पाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती हैं? खुलने लगती हैं। क्या? सूर्योदय की सूचना पाकर धीरे धीरे जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो है फूलों की, वह खुलने लगती हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जिस प्रकार से सुवर्ण छवि मतलब भगवान सूर्य की जो किरण है वो फैलती है, उसके पाकर के जो सुवर्ण है मतलब कि सुवर्ण है, सुवर्ण छवि जो है उसको लगते ही क्या होता है? सूर्य जो जब उदय होता है तो उस सूर्य उदय की सूचना पाकर के क्या होते हैं? सभी पुष्पों के जो एक प्रकार से जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं। और क्या होती हैं? खुलने के बाद में जो है बंद ओठ, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपमाना। क्या होता है? उसके बंद ओठ मुस्कुराने लगते हैं। जो उसके मतलब कि जो पंखुड़ियाँ खुलती हैं तो ओठ मुस्कुराने, जिस प्रकार से मुँह खुलने से आप मुस्कुराते हो, उसी प्रकार से गुलाब की जब पंखुड़ियाँ खिलती हैं तो मानो वो मुस्कुरा रही हों। वे सूर्योदय की सूचना पाकर धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उनके बंद ओठ मुस्कुराने लगते हैं। उन पर लटकी ओस की बूंदें जैसी मोती की बूंदें हिलने लगती हैं। प्राणियों की जो है बंद पलकें खुल जाती हैं। चारों ओर क्या होता है? देखिए इसकी व्याख्या, सबसे पहली लाइन की व्याख्या देखें। पहली लाइन की व्याख्या क्या है कि जो है प्राणियों की बंद आंखें जो होती हैं, खुले पलक फैली सुवर्ण, जब भगवान सूर्य का प्रकाश लगता है तो प्राणियों की आंखें जो होती हैं, बंद आंखें, वो खुल जाती हैं। और खिली सुरभ डोले मधुबाल, क्या होता है? चारों ओर सुबह की कोमल पंखुड़ियों में जो है जो सोए भंवरे होते हैं वो निकल कर क्या करने लगते हैं? गुनगुनाने लगते हैं। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। तो क्या होता है? ये जो भंवरे होते हैं गुनगुनाने लगते हैं। सारा संसार जो होता है नवीन शक्ति से क्या होता है? सीखा जग ने अपमाना। स्पंदन कंपन और नवजीवन, तो क्या होता है? सारा संसार नवीन शक्ति और स्फूर्ति पुनः पा जाता है। ऐसा लग रहा हो जब आप सो लेते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। आगे, प्रथम रश्मि का आना रंगीण, क्या होता है? प्रथम रश्मि का आना रंगीण की जब प्रथम रश्मि आती है, सूर्य भगवान की पहली किरण जब पड़ती है तो ये सारी चीज़ें होती। तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया यह स्वर्णिक गाना। मतलब सारा संसार नवीन शक्ति और स्फूर्ति पाकर पुनः सक्रिय या जीवित हो जाता है। उस समय पहले चिड़िया ही चहककर प्रातः काल होने का क्या करती है? संकेत करती है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया यह स्वर्णिक गाना, मतलब चिड़िया जो होती गाना गा करके क्या करती है? प्रातः
काल होने का संकेत देती रहती है। ये इस प्रकार से इन्होंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। आगे देखते हैं विशेष में क्या लिखेंगे। विशेष में आप यही लिख सकते हैं कि जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, अच्छी भाषा का प्रयोग है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके सामने पाठ्यक्रम में जो रचना संकलित है क्या है, हम नदी के दीप। क्या है हम नदी के दीप, किसकी है? हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी वह बह जाए, और वह हमें आकर देती है, हमें कोण गालियाँ अंतरीप उभार सैकत कुल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आपको देखना है। ये क्या है भाई, ये जो है नदी के दीप है। नदी के दीप जो कविता है उसका फर्स्ट एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नदी के दीप की बात की जाए तो ये जो है सन 1949 में प्रकाशित काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में नदी के दीप शीर्षक कविता संकलित है। इस कविता का मूल तत्व व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का नूतन उद्घोष करना है। यह कविता प्रतीकात्मक वैशिष्ट्य से परिपूर्ण है। इसमें नदी संस्कृति का प्रतीक है, दीप व्यक्ति का प्रतीक है और भूखंड समाज का प्रतीक है। मुख्यतः इस कविता में व्यक्ति समाज एवं संस्कृति के आंतरिक संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। व्यष्टि में समष्टि के प्रति निरंतरता एवं लगाव इस कविता का मुख्य ध्येय भी रहा है, और कभी अस्मिता विहीन होकर व्यष्टि के प्रति समर्पित नहीं होना चाहता। अज्ञे ने इस कविता में व्यष्टि एवं समष्टि के एकात्म भाव की संतुष्टि कर समष्टि के प्रति समर्पण भाव को प्रमुखता प्रदान की है। ठीक, इसकी व्याख्या हम समझते हैं किसकी, इसकी। ठीक है, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश मतलब कि चिर परिचित आधुनिक कवि अज्ञे प्रणीत हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य संग्रह में प्रतीकात्मक कविता नदी के दीप से अवतरित है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर कवि को माँ और स्वयं को दीप का प्रतीक मान करके कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम नदी के हैं, मतलब हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम नदी के दीप हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जीवन की जो यह निरंतर प्रवाहित धारा है उसमें हमारी स्थिति दीप के समान है, दीप के सदृश है। हम यह कदापि नहीं कहते कि नदी धारा को छोड़कर आगे ही मतलब आगे की ओर प्रवाह प्राप्त कर ले। जो है ये कहते हैं कि हम नहीं कहते हम कि हमको छोड़कर स्रोतवहिनी बह जाए, कि हमें छोड़ करके प्रवाह जो है वो आगे निकल जाए, वह हमें आकर देती है, क्योंकि उससे मतलब उससे क्या होता है, मुझे मतलब कि क्योंकि मुझे उससे ही आकर मतलब आकार प्राप्त होता है। जो नदी होती है, जो दीप होता है ना, दीप जो है नदी के एक प्रकार से कौन होता है, आदमी जो होता है दीप होता है। दीप कब बनता है, जब लहरें जो होती हैं आती जाती रहती हैं तभी दीप का निर्माण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है दीप कहता है कि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमको छोड़कर श्वेतवाहिनी बह जाए, वो क्या करे, क्योंकि क्या होता है मुझे उसी से क्या प्राप्त होता है, आकार प्राप्त होता है। आगे हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकित कुल, कहने का मतलब ये हमारे कोण, हमारी गलियां, हमारे अंतरीप जो हैं बालू का जो तट है, और सारी गोलाइयां जो हैं उसी के द्वारा गढ़ी गई। किसके द्वारा, नदियों के लहरों के द्वारा सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, मतलब सभी गोलाइयां उसके द्वारा गढ़ी हुई हैं। माँ है वह है, मतलब कि माँ है वह है इसी से हम बने हैं, मतलब कि वह हमारी माँ है और हम उसी से निर्मित हैं, हम उसी से बने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कौन, निराला जी कहने का प्रयास करते हैं। सॉरी अज्ञे जी, निराला बोल दिया, अज्ञे जी। ठीक, तो अज्ञे जी की कविता है ये। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये मुद्दा हो गया आपका। इसके अंतर्गत जो चीज़ें थी हमने आपको बता दी। स्रोत सुबिनी माने होता है नदी, ठीक है, स्रोत सुबिनी माने क्या होता है, नदी होता है। तो आप परेशान मत होइए। विशेष में आप इसमें लिख देंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि व्यक्ति अपनी नियति एवं स्थिति को सहज स्वीकार कर ले, इसी में उसको सुख मिलता है और उसी में उसको श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होते हैं। ये विशेष बात है। दूसरी विशेष बात ये है कि विध्वंस और निर्माण मृत्यु और जन्म की सतत प्रवाहमान प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। ये दूसरी विशेष। तीसरी विशेष बात है कि नदी का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी। अब आगे की व्याख्या जो है हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगली रचना जो है इनकी क्या है भाई, अरे हर्ष के अरे वर्ष के हर्ष। क्या है रचना, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस रसधार। क्या, बरस तू बरस रसधार। क्या है भाई, अरे वर्ष के हर्ष
अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रसधार पार, ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको निज। क्या जो है फिर से एक बार, अरे हर्ष के मतलब अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रसधार पार, ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज। गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। ये जो है किससे है भाई, ये बादल लाग फर्स्ट से उद्धृत है। और संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी रचनाकार कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रणीत परिमल संजक काव्य में संकलित बादल लाग फर्स्ट शीर्षक कविता से उद्धृत है या फिर ली गई है। प्रसंग आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता के मतलब प्रस्तुत कविता में कवि का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है। जीर्ण जर्जर मतलब गर्हित सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करके नई जो है समतत्व मूलक व्यवस्था का आग्रही कवि इस कविता में बादल से क्रांति का आवाहन करता है तथा उसके स्वर में स्वर मिलाता हुआ कहता है कि अपनी कठोर गर्जना और भीषण जलवृष्टि के द्वारा तुम संसार में आमूलचूल परिवर्तन कर दो। किसी प्रकार का अंतर अथवा भेदभाव इस समाज में न रह जाए, इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करता है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि कवि बादल को क्रांति का अग्रदूत बताते हुए उससे अपेक्षा करके ही वह मतलब करता है कि वह संपूर्ण सृष्टि के समान रूप से गरज कर बरसे मतलब गरज बरस करके उथल पुथल मचा दे। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रसधार, मतलब कह रहा है कवि से बादल से कहता है, बादल को परोपकारी और समान व्यवहार करने वाला बताता है। बादल किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है जिससे किसानों की फसलें जो होती हैं पैदा होती हैं और वह वर्ष भर खुशहाली का जीवन व्यतीत करता है। बादल की इसी विशेषता को लक्षित करता हुआ कवि यहाँ पर कहता है बादल को हर्ष मतलब कि वर्ष का हर्ष कहता है। क्या कहता है, अरे वर्ष के हर्ष, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होती है तो किसान का जो होता है अनाज नहीं होता, इसीलिए तू क्या है, तू वर्ष का हर्ष है, ये कहकर से जो है संबोधित करता है। कवि कहता है कि बरस तू बरस बरस रसधार, क्या कहता है, बरस तू बरस बरस रसधार, मतलब कि क्या कहता है कि जो है उसे बार बार जो है पानी बरसाने के लिए कहता है, अनुरोध करता है जिससे क्या हो, पार कर ले तू मुझको बहा दिखा मुझको निज गर्जन भैरव संसार। कहता है कवि कि जो है धरती जिससे खुशहाल हो इस प्रकार से पानी बरसाओ जिससे धरती क्या हो, खुशहाल हो और हरी भरी फसलों से युक्त हो जाए, किसानों को अच्छी पैदावार मिले और जनता प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन कर सके। उसके तदुपरांत कवि इच्छा व्यक्त करता है कि हे बादल क्या पार ले चल तू मुझको, क्या कहता है कवि बादल से कि तुम मुझे इस दूषित एवं विषाक्त जीवन से क्या ले चलो, दूर उस लोक में ले चलो जहाँ तुम्हारी भयंकर गर्जना सुनकर लोगों का दिल दहल उठता है। पार ले चल तुम मुझको बहा दिखा मुझको निज गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल ले चल मेरे पागल बादल। बादल से कहता है कि अपनी वही गर्जन भैरव संसार मुझे दिखाओ जहाँ पर जीर्ण जर्जर व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह है। हे मेरे पागल मतवाले बादल, तुम चलो सबके हृदय में उथल पुथल करो और हलचल मचाते रहो, क्रांति की ज्वाला भड़काते रहो जिससे वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें भेदभाव ऊंच नीच की भावना विद्यमान है समाप्त हो जाए और सर्वत्र समानता का स्वरूप दिखाई पड़े। तुम इसी प्रकार सबका कल्याण करते हुए क्रांति पथ पर अग्रसित रहो। तुम्हारे इस स्वभाव को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है निराला जी ने बादल लाग में बताने का प्रयास किया है। तो इसकी विशेष में बातें क्या लिखेंगे, विशेष में पहली बात लिख सकते हैं आपकी प्रस्तुत कविता में निराला जी की मानवतावादी स्वर अस्पष्टता मुखरित हुआ है, इसीलिए कवि बादल लाग से क्रांति का आह्वान करता है। दूसरा जो है विशेष क्या लिख सकते हैं कि प्राकृतिक मानवीकरण हुआ है, बादल पर मानवीय क्रिया व्यापारों का आरोपण किया गया है। तीसरी बात क्या है कि अरे वर्ष के हर्ष का जो है साभिप्राय प्रयोग किया गया है, कवि ने बड़े दावे के साथ ये बात कही है। चौथी बात क्या है यहाँ पर कि अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग धड़ल्ले के साथ हुआ है। और पांचवा विशेष ये है कि इस कविता का शब्द विन्यास और ध्वन्यात्मकता अद्वितीय है, इस प्रकार से कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादातर। छठवीं बात यह है कि खड़ी बोली का मतलब खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। खंड सा दीर्घोत्तरीय से प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 500 शब्दों में उसके उत्तर लिखना होगा। केवल और केवल 2 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं लेकिन केवल इनमें से 2 प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि यज्ञ की अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद की हैं किंतु कुछ रचनाओं में उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। इस कथन की सार्थकता जो है प्रमाणित कीजिए।
कीजिए, आपसे प्रश्न पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि यज्ञ की अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद की हैं, किंतु कुछ रचनाओं में उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। ये कथन है, इसी कथन की आपको सार्थकता की ये कथन कहाँ तक जो है सही है, इसको आपको प्रमाणित करना है। आगे दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये कथन है। इस कथन की आपको मीमांसा की प्रस्तुत करनी है, मतलब कि इस कथन के बारे में आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो जो भी आपको दो पता हो वही दो आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्ता जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से बनेगा ऐसे। अगला प्रश्न क्या है कि अन्य छायावादी रचनाओं की तरह है निराला के काव्य में भी प्रकृति विविध रूपों में चित्रित हुई है, सप्रमाण विवेचना कीजिए, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपकी बार एग्जाम से बन सकते हैं। तो हमने जो है तमाम जो है सारे मुद्दों को समझने का यहाँ पर प्रयास कर लिया, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, सारे डाउट्स सारे जो है आपके जो मन में जो डाउट्स चल रहे थे सब सारे के सारे क्लियर हो गए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में इस जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है, तो आप लोग उस प्रश्नों के उत्तर की वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि जो दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न हैं इनके उत्तर को हमने यहाँ पर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता और इसमें शायद आपको उतनी बातें समझ में भी ना आती, इसलिए हमने दीर्घ उत्तरीय टाइप का नहीं बताया। लघु उत्तरीय का लघु उत्तरीय का उत्तर हमने बता दिया है। जितने भी जो है प्रकार से आप व्याख्या वगैरह थी व्याख्या भी हमने बता दी है। तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।